नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसहसंयोजक रसायन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके अलावा किलेट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने बात की थी EAN की। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आज हम बात कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है किलेट। आज का हमारा टॉपिक है किलेट। आज का हमारा टॉपिक है किलेट। किलेट का मतलब होता है चक्रीय संरचना। देखिए, जब कोई लिगैंड धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, कोई भी लिगैंड है, ये लिगैंड है, इसने इसके साथ एक से अधिक मतलब दो बंध बना रखे, एक से अधिक बंध बनाता है तो उसे मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगैंड के नाम से जाना जाता है। जब कोई पॉलीडेंटेड लिगैंड या मल्टीडेंटेड लिगैंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो उससे चक्रीय संरचना बनेगी। देखो, यहां से ये बन गई चक्रीय संरचना, ये, और यहां से ये बन गई चक्रीय संरचना। तो इस प्रकार से चक्रीय संरचना बनेगी। एथिलीन डायमीन कॉपर आयन के साथ निम्न प्रकार के उपसहसंयोजक बंध बनाता है: CO+2 CH2NH2 तो इससे क्या बनेगा? CH2NH2 इसके साथ में जुड़कर और इस तरीके से इसने संरचना का निर्माण कर दिया। अब ये जो चक्रीय संरचना बनती है इसको किलेट कहा जाता है। किलेट संकुल सामान्य यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनको तोड़ने के लिए हमें दो बंधों को, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, सभी बंधों को तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो किलेट होते हैं ये ज्यादा स्थायी होते हैं। किलेट क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं सामान्य प्रकार के यौगिकों की तुलना में, इसीलिए इनका निर्माण होता है। किसी संकुल में जितनी अधिक वलय संरचनाएं होंगी, कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, उसमें जितनी ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनेगी वह संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि उतने ही ज्यादा बंधों को हमें तोड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि हेक्साडेंटेड लिगैंड या षटदंतुक लिगैंड EDTA के साथ कैल्शियम जैसा बड़ा धनायन भी काफी स्थायी संकुल बनाता है। तो EDTA होता है षटदंतुक या हेक्साडेंटेड लिगैंड, इसके साथ कैल्शियम जैसा बड़ा धनायन भी काफी स्थायी संकुल बनाता है। EDTA का एक अणु धातु आयन के साथ 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो EDTA का एक अणु धातु आयन के साथ 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे 5 सदस्यों वाली 5 वलय संरचना बनती है। अतः यह संकुल अत्यंत स्थायी होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक संकुल, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो इस प्रकार से इसने 5 वलय की संरचना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 वलयों की संरचना का इसने निर्माण कर लिया। इस वजह से बहुत ज्यादा स्थायी होता है। यदि किसी किलेट की वलय में संयुग्मित द्विबंध हो तो अनुनाद द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व पूरी वलय पर विस्थापित हो जाएगा और ऐसा होने पर किलेट यौगिक का स्थायित्व और भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर किसी में अनुनाद होने की संभावना है, रेजोनेंस होने की संभावना है, तो उससे किलेट यौगिक का स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। धातुओं के साथ एसिटिल एसीटोन अथवा पोरफायरिन संकुल अत्यंत स्थायी होते हैं। तो जो मेटल के साथ जब एसिटिल एसीटोन जुड़ता है, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जुड़ता है, तो बहुत ज्यादा स्थायी प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है क्योंकि उनमें अनुनाद पाया जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, EDTA M+2 स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिए आप एसिटिल एसीटोन में, तो यहाँ पर देखो किलेट किस प्रकार से बना है, ये इसके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर भी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो इस तरीके से बॉन्ड है इसके अंदर काफी सारे। तो ये देखो, यहाँ पर इसने किलेट का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पर इसने किलेट का, ये पूरा चक्रीय संरचना किलेट का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसने किलेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पर जो किलेटीकरण के अनुनाद हो रहा है, देखो अनुनाद किस प्रकार से हो रहा है,
ये डबल बॉन्ड पहले ऊपर था, अब डबल बॉन्ड नीचे की तरफ आ गया, तो डबल बॉन्ड अब इससे स्थायित्व और बढ़ेगा। चक्रीय संरचना तो ये भी है और चक्रीय संरचना ये भी है, लेकिन इन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के एक से दूसरी जगह पर मूव होने के कारण क्या हो जाएगा, देखो इसके इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, यहां पर चले गए, देखो आमने सामने, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहां पर चले गए और यहां वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इधर। तो इस प्रकार से दो प्रकार की संरचना इसमें बन गई। एसिटिल एसीटोन में किलेट द्वारा अनुनाद इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है पोरफायरिन संकुल। क्या होता है, मेटल की EDTA के साथ में या नाइट्रोजन युक्त जो हमारा एथिलीन डाइमीन है उसके साथ में जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो उस वलय को पोरफायरिन वलय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल के साथ में एक नाइट्रोजन, दूसरी नाइट्रोजन, तीसरी नाइट्रोजन, चौथी नाइट्रोजन, चारों नाइट्रोजन, पांच इसमें 5 सदस्यीय वलय है और उसके साथ में ये चारों के चारों जुड़े हुए हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी संकुल का फॉर्मेशन करते हैं। पोरफायरिन संकुल इसको बोलते हैं, मेटल पोरफायरिन संकुल, ठीक है। पोरफायरिन संकुल जो होता है इसके बहुत ज्यादा यूज हैं। विटामिन B12 के अंदर भी इसी का यूज होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी इसी का यूज होता है, क्लोरोफिल के अंदर भी इसी का यूज होता है, इसी का निर्माण होता है, क्लोरोफिल में भी इसी का यूज होगा और इसी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स होता है। पोरफायरिन संकुल, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इतना अधिक संयुग्मन है कि किलेट संकुल अत्यधिक स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। तो इसमें देखिए, पहले देखिए संयुग्मन, देखो सभी में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें सभी वलयों के अंदर सभी जगह पर यहाँ पर संयुग्मन, 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 संयुग्मन। तो इस प्रकार से सभी जगह पर संयुग्मन है। इतना संयुग्मन होने के कारण और किलेट के निर्माण के कारण पोरफायरिन संकुल बहुत अधिक स्थायी प्रकार का संकुल होता है, बहुत अधिक स्टेबल प्रकार का संकुल होता है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं या तो कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है। पोरफायरिन संकुल में इतना अधिक संयुग्मन है कि किलेट संकुल अत्यधिक स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। इस किलेट संकुल का जीवन के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। आरबीसी में पाया जाने वाला लाल रंग हीमोग्लोबिन वस्तुतः आयरन और पोरफायरिन किलेट संकुल का उदाहरण होता है, जबकि पेड़ पौधों के जीवन का आवश्यक पदार्थ अर्थात हरे रंग का क्लोरोफिल मैग्नीशियम पोरफायरिन का किलेट संकुल होता है और जीवन का आवश्यक विटामिन B12 पोरफायरिन का कोबाल्ट किलेट संकुल होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं, सभी के सभी अलग अलग प्रकार के हैं और इन सभी में पोरफायरिन प्रकार की वलय पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन रक्त में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्लोरोफिल से सभी के सभी पौधे पर्णहरित के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार होता है और जीवन का आवश्यक विटामिन B12 पोरफायरिन का कोबाल्ट किलेट संकुल होता है। ये भी बहुत प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने के काम में आता है। तो इस प्रकार से किलेट और पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने बात की है। अब हम थोड़ा नामकरण के बारे में बात करते हैं। खास चीजें नहीं है इसमें, ये चीजें आपने 12th क्लास में ऑलरेडी की हुई हैं, बस थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर उसको रिकॉल कर रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। एक बड़ी संख्या में उपसहयोगियों के अध्ययन के बाद यह आवश्यक हो गया कि इनके निर्माण, इनके जो नाम है उसकी एक सर्वमान्य पद्धति का विकास किया गया। 1957 में बनी हुई संस्था IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने उपसहयोगियों के नामकरण के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनके अनुसार उपसहयोगिक यौगिकों का नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा। नंबर 1, सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम भी 2 शब्दों में लिखा जाता है। देखो, सामान्य लवण में भी पहले हम धनाएं लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणाएं लिखते हैं। यहाँ पर भी हम पहले धनाएं लिखेंगे, उसके बाद हम ऋणाएं लिखेंगे और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इन दोनों के मध्य थोड़ा एक स्थान छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl को सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है और CONH3,6Cl3 को, ये तो हो गया धनायन, ये हो गया ऋणायन, इसको लिखेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट। इसको तो पूरा का पूरा इकट्ठा लिखेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़कर उसके साथ में क्या लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट, ये पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट। उसके बाद
उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक एंटिटी धनायन अथवा ऋणायन अथवा उदासीन अणु हो सकता है और उसी के अनुसार उसका नामकरण होता है। मतलब ये वाली जो एंटिटी होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये उदासीन भी हो सकती है और इसी के आधार पर इसका नामकरण होता है। यदि उपसहसंयोजक एंटिटी अपने आप में पूर्ण उदासीन अणु है और उसमें कोई धनायन ऋणायन नहीं है तो उसको हम एक ही तरीके से पूरा नाम उसका लिख देते हैं। जैसे 2 अमीन है, डाईअमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका नाम देखो सबका सब एक जैसा ही है, ट्राई अमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियम थर्ड। उपसहसंयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगैंड के नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं। पहले हम लिगैंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, धातु का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिगैंड क्या है, ये जो होता है इसके अंदर ये तो धातु है, ये मेटल पता चल रहा है। इसके अलावा जो भी लगा रहेगा वो सबका सब लिगैंड होता है और उसको ABCD के हिसाब से लिख देते हैं। तो H2O एक्वा होता है, तो हेक्सा एक्वा, ये 6 है, हेक्सा एक्वा आयरन, सबका नाम इकट्ठा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड प्लस 2 है। उसके बाद इसको देखो CONH3 प्लस 2, तो इसमें हेक्साअमीन है, हेक्साअमीन कोबाल्ट सेकंड। संकुल यौगिकों में लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणायनिक, एक होता है उदासीन और एक होता है धनायनिक। मतलब एक होगा नेगेटिव चार्ज, एक होगा शून्य आवेश और एक होगा धनायन, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है चाहे इन पर कोई भी आवेश क्यों ना हो। तो इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, देखो एमीन को लिखा जाता है A से और क्लोरो को लिखा जाता है C से। तो अब देखो ये तो उदासीन है और ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जब हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, या क्लोरो इसको बोलते हैं, क्लोरिडो बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपने। टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो कोबाल्ट है उसके बाद थर्ड आयन। उसके बाद PTCl NH3 इथराइल, तो इसका क्या हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोरिडो प्लेटिनम फर्स्ट आयन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो आयन आ जाएगा। यदि संकुल आयन या अणु में एक से अधिक समान लिगैंड हो, मतलब एक से ज्यादा लिगैंड हो और एक जैसे ही हो, तो उनके नाम से पहले डाई ट्राई इत्यादि लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते समय उसके पूर्ण लगन का ध्यान हम नहीं रखते। जैसे डाईअमीन को हम किससे मानते हैं, A से स्टार्ट होने वाला, B से नहीं। जबकि डाईमेथिलामीन को D का समूह मानेंगे क्योंकि यह डाई लिगैंड के नाम का भाग है, लिगैंड के नाम का ही भाग है, इस वजह से इसको हम इसका समूह मानेंगे। उनकी संख्या बताने वाला पूर्ण लगन नहीं। जिन लिगैंडों में, अब कई लिगैंड में पहले से ही लगे रहते हैं डाई ट्राई टेट्रा, तो उनके वो अगर 2 आ जाएं तो उसके लिए बिस का यूज करते हैं, 3 आ जाए ट्रिस का यूज करते हैं, 4 आ जाए टेट्रा किस का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से उनका नामकरण किया जाता है। उसके बाद में देखिए COCl2 En2Cl का नाम होगा डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तब यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन, ये एथिलीन डाइअमीन होता है, ये डाइक्लोरो है, तो इसमें D आ गया। ठीक है, तो D बाद में आता है। अब ये इसका नाम ही डाइक्लोरो होता है, इसका मतलब जो नाम होता है वही क्या होता है, इसका नाम जो होगा वो एथिलीन डाइअमीन होगा। तो एथिलीन डाइअमीन E से स्टार्ट होता है, E से। ठीक है, और क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो पहले क्लोरो आएगा, तो नाम आएगा डाई, मतलब पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसका नाम लिखने के बाद में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद में और उसके बाद में हम नेगेटिव का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसके नामकरण को किया जाता है। तो COCl2 En2Cl का नाम होगा डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और C5H5 के ट्वाइस Fe का नाम होगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड। उसके बाद ज्यामितीय व प्रकाशीय समवायों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नामों से पहले सिस या ट्रांस अथवा D या L का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय और प्रकाशित समवायों को प्रदर्शित करने के लिए संकुलों के नाम से पहले सिस या ट्रांस अथवा D या L का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यामितीय और प्रकाशित समवाय अगर हमारे पास हो तो उनको प्रदर्शित करने के लिए उससे सिस या ट्रांस का हम प्रयोग कर देंगे। अगर सिस है तो सिस और ट्रांस है तो D या L का प्रयोग कर देंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद लिगैंडों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। लिगैंड का नामकरण किस प्रकार से होगा। ऋणायनिक लिगैंड चाहे अकार्बनिक हो
या कार्बनिक, उनके नाम के अंत में ओ आता है, जैसे क्लोराइडो या क्लोरिडो। सामान्यतः जिन ऋणायनों के नाम में आइड, आइड और एट होते हैं उनके अंतिम अक्षर ई को हटाकर ओ से बदल देते हैं, अतः क्रमशः उनका अनुलग्न आइडो, आइटो और एटो हो जाता है। तो सल्फाइड का नाम हमने क्या कर दिया, सल्फाइडो, क्लोराइड का नाम क्लोराइडो और नाइट्रेट का नाम हमने नाइट्रेटो कर दिया। हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अगर हाइड्रोकार्बन है अकार्बनिक में परिवर्तन करेंगे तो ओ लगा देंगे, और हाइड्रोकार्बन वाले कोई ऋणायन है तो उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे इसको फेनिल ऋणायन कहते हैं, लिगैंड का नाम भी फेनिल है, और C5H5 में साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन का लिगैंड का नाम भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। उदासीन लिगैंड के नामकरण में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका नामकरण उदासीन अणु जैसे पिरिडीन, मेथिलमीन आदि अथवा मूलक की भांति किया जाता है। उदासीन लिगैंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, और उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, उदासीन अणु जैसे पिरिडीन, मेथिलमीन आदि अथवा मूलक की भांति किया जाता है। NO को नाइट्रोसिल और CO को कार्बोनिल कहा जाता है, तथा जल और अमोनिया के लिए एक्वा और एमीन शब्द लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है, जल को हम एक्वा कहते हैं, और अगर NH3 आ जाए, NH3 को अमोनिया नहीं कहते, ध्यान रखना, NH3 को अमोनिया नहीं कहते बल्कि एमीन कहा जाता है, और जल को वाटर नहीं कहेंगे, या हम और मतलब H2O वगैरह इसमें कुछ नहीं कहेंगे, हम इसको एक्वा कहेंगे। NO को नाइट्रोसिल कहेंगे, CO को कार्बोनिल कहेंगे, ठीक है। और अगर उदासीन है उनका नामकरण डायरेक्ट ही करेंगे, पेरिडीन को पेरिडीन कहते हैं, मेथिलमीन को मेथिलमीन कहते हैं, इस तरीके से इनका नामकरण करते हैं। धनायन लिगैंड के नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता और उनके अंत में EM ही लगा रहता है। जैसे NH2NH3+ को हाइड्रीजेनियम कहा जाता है, तो ये हाइड्रीजेनियम ही रहेगा। अब यहाँ पर हम कुछ लिगैंड के नामकरण के बारे में बात करते हैं कि उनके नामकरण किस प्रकार से हैं, और उसके बाद में फिर अपने आगे जो इसका संपूर्ण नामकरण है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऋणायनिक लिगैंड, हाइड्राइड फार्मूला H नेगेटिव, IUPAC नाम हाइड्राइडो। फ्लोराइड फार्मूला F नेगेटिव, IUPAC नाम फ्लोराइडो। क्लोराइड फार्मूला Cl नेगेटिव, IUPAC नाम क्लोराइडो। ब्रोमाइड फार्मूला Br नेगेटिव, IUPAC नाम ब्रोमाइडो। आयोडाइड फार्मूला I नेगेटिव, IUPAC नाम आयोडाइडो। क्लोरेट फार्मूला ClO3 नेगेटिव, IUPAC नाम ट्राईऑक्सोक्लोरेटो। परक्लोरेट फार्मूला ClO4 माइनस, टेट्रा ऑक्सोक्लोरेटो। हाइपर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड O2 माइनस डाइऑक्साइडो -1, IUPAC नाम इसका। और परऑक्साइड का डाइऑक्साइडो -2, क्योंकि इसके ऊपर -2 संयोजकता आती है। ऑक्साइड का O2 माइनस ऑक्साइडो, सल्फाइड का S-2 सल्फाइडो। उसके बाद में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइडो कहते हैं। मर्केप्टाइड SH नेगेटिव मर्केप्टाइड होता है, इसको सल्फोनिडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो कहते हैं। ऑक्सलेट C2O4- को एथेन डाइएटो कहते हैं, और एसीटेट CH3COO- को एथेनोएट कहते हैं। ग्लाइसिनेट है NH2CH2COO- अमीनो एथेनो एटो बोलते हैं। सल्फाइड SO3- ट्राईऑक्सो सल्फेटो -2। बाइसल्फाइड HSO3 हाइड्रोजन ट्राईऑक्सलेटो सल्फेटो -1। थाईसल्फेट S2O3- ट्राईऑक्सो थायोसल्फेटो 2-। इसी प्रकार से सल्फेट SO4- टेट्रा ऑक्सो सल्फेटो 2-। नाइट्राइड N3- ट्राईनाइट्राइडो। साइनाइड CN- साइनाइडो। साइनेट NCO साइनेटो। थायोसाइनेट NCS थायोसाइनेटो, और N क्योंकि N से जुड़ा हुआ है, और एमाइड होता है NH2 एजेनाइडो। तो इस प्रकार से इनके नामकरण होंगे। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर कुछ लिगैंड हैं नेगेटिव के, कार्बनिक लिगैंड के नामकरण भी हम देखेंगे। अभी हम नेगेटिव के देखते हैं। इमाइड का फॉर्मूला होता है NH2-, इसका नाम होगा एजेंट डाइआइडो। फॉस्फेट PO4 3- टेट्राऑक्सो फॉस्फेटो 3-। नाइट्राइट NO2- डाइऑक्सो नाइट्रेटो -1। नाइट्रेट NO3- ट्राईऑक्सो नाइट्रेटो -1। उदासीन, ये सारे के सारे उदासीन होंगे। इससे पहले सभी के सभी कौन से थे, सभी के सभी नेगेटिव थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 उदासीन लिगैंड के नाम लिखिए, 2 नेगेटिव लिगैंड के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको इन लिगैंड्स के नामकरण भी 5-5, 6-6 या 10-10 नामकरण आपको याद होने चाहिए, जितने भी हैं। हाँ जी, उदासीन में ऑक्सीजन O2 डाइऑक्सीजन, जल H2O, इसका नाम होता है एक्वा।
एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 होगा, इसका नाम होगा एमीन। मेथिलेमीन CH3NH2 मेथेनेमीन। ट्राइमेथिलेमीन CH3 के थ्राइस एंड डाइमेथिल मेथेनेमीन। ट्राइमेथिल फॉस्फीन CH3 के थ्राइस भी ट्राइमेथिल फॉस्फीन। हाइड्रोजन NH2NH2 इसको बोलते हैं डाइएजेन। नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और एथिलीन C2H4 इसको बोलते हैं एथीन। धनायनिक लिगैंड हमारे 4 ही दे रखे हैं, इन चारों को आपको पता होना चाहिए। अमोनियम, हाइड्रोजोनियम, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोनियम। इनके नाम नहीं बदलते, एज इट इज हमको यूज करने हैं। अमोनियम को अमोनियम, हाइड्रोजोनियम को हाइड्रोजोनियम, नाइट्रोसोनियम को NO+ और हाइड्रोनियम को H3O+। ऐसे कार्बनिक लिगैंड जो उदासीन कार्बनिक अणु से एक हाइड्रोजन खोने पर बनते हैं उनका नाम भी O पर समाप्त होता है। जैसे एसिटिल एसीटोन, इसको कहेंगे एसिटिल एसीटोनेटो। हाइड्रोजन निकल गया, एसिटिल एसीटोनेटो। कार्बनिक लिगैंड को एब्रिविएशंस के रूप में लिखा जाता है, मतलब छोटे शब्दों के रूप में लिखा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? एसिटिल एसीटोन को वैसे तो इसका नाम होता है 2,4-पेंटेन डाइऑन और इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है ACAC से। साइक्लोपेंटाडाइनाइल का नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसको CP से लिखा जाता है। एसिटिल का नाम एसिटिल है, इसको AC से लिखा जाता है। ब्यूटिल का नाम ब्यूटिल है, इसको BU से लिखा जाता है। फेनिल का नाम फेनिल है, इसको PH से लिखा जाता है। पिरिडिन का नाम पिरिडिन है, इसको PY से लिखा जाता है। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका 1,2-एथेन डाइआल डाइनाइट्राइलो टेट्राएसिटेटो EDTA से लिखा जाता है। एथिलीन डायमीन 1,2-एथेन डायमीन में EN से लिखा जाता है। 2,2-बाइपिरिडिन, 2,2-बाइपिरिडिन में BPY से लिखा जाता है। यूरिया यूरिया UR से लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसके नामकरण होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम इसके आधार पर नामकरण करेंगे कि किस किस प्रकार से नामकरण होगा। कार्बनिक लिगैंडों तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो आयनों के सल्फर सेलेनियम आदि के विभिन्न नामों को कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे ACAC है तो इसको क्या लिखेंगे? बिस एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर सेकंड। EN की थ्राइस है और SO4 की थ्राइस है, तो EN की थ्राइस 3 है। एथिलीन डायमीन ऑलरेडी इसके नाम में आता है, तो यहाँ पर ट्रिस आएगा, ट्रिस एथिलीन डायमीन। ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट और KPtCl3C2H4 पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड, Na3AgS2O3 की ट्वाइस, सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। दोहरे जंतुक लिगैंड के नाम लिखते समय यह बताना पड़ता है कि धातु परमाणु ने किसके साथ बंध बनाया, क्योंकि वहां पर दोनों बंध बना सकते हैं। जैसे HCl में सल्फर भी बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकता है। सल्फर के साथ बनाया है या नाइट्रोजन के साथ बनाया है, इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। ने कौन से परमाणु से बंध बनाया, उसके लिए पहले कापा टर्म लिखनी पड़ती है। तो MSCN अथवा MNSC को प्रदर्शित करने के लिए हम थायोसाइनेटो कापा सल्फर तथा थायोसाइनेटो कापा नाइट्रोजन लिखते हैं। और इसी प्रकार NO2 लिगैंड को नाइट्राइटो कापा नाइट्रोजन और ONO लिगैंड को नाइट्राइटो कापा ऑक्सीजन लिखा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया था, संकुल युग्मों में संकुल उदासीन भी हो सकते हैं, संकुल धनायन भी हो सकते हैं और संकुल ऋणायन भी हो सकते हैं। यदि संकुल उदासीन है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखेंगे। जैसे इसको पूरा लिखेंगे, डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड CuACH2, तो बिस एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर सेकंड, NiCO2 PPH3 की ट्वाइस, डाइकार्बोनिल बिस, ये डाइकार्बोनिल है क्योंकि इसके अंदर कोई डाई वाई शब्द का यूज नहीं किया गया, तो हम इसको डाई से लिख सकते हैं। डाइकार्बोनिल बिस ट्राइफेनिल फॉस्फेट निकल 0, FeCN के ट्वाइस CH3NC4, डाइसाइनो, इसको डाइसाइनो कहेंगे, डाइसाइनो टेट्राकिस, 4 है टेट्राकिस, मेथिल आइसोसाइनाइड आयरन सेकंड। यदि संकुल धनायन है तो उनका देखो किस प्रकार से नामकरण किया जाएगा। धनायन है तो आयन तो जिसमें धनायन या ऋणायन होंगे उसके पीछे आयन हम लिखेंगे, ज्यादातर में हम आयन लिखते हैं। देखो AgNH3 की ट्वाइस प्लस डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, CuNH3 की 6,3 प्लस हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन, IrEn की ट्वाइस NH3 की ट्वाइस 3 प्लस डाइएमीन बिस एथेन 1,2 डाइएमीन इरिडियम थर्ड आयन, AlH2 की 5 OH2 प्लस पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्युमिनियम थर्ड आयन। यदि संकुल ऋणायन हो तो उसका नामकरण उपयुक्त नियमों के अनुसार करके धातु आयन के नाम के अंत में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के लैटिन नाम लिखे जाते हैं। तो NiCN4 टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्युमिनेट थर्ड और सोडियम थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट।
तो इस प्रकार से इनके अलग अलग प्रकार के नाम हैं। इसका नाम, इसका नाम, इसका और इसका, इन सभी के नाम इस प्रकार से लिखे जाएंगे। यदि किसी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हैं तो उपयुक्त नियमों के अनुसार पहले संकुल धनायन का और उसके बाद संकुल ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा जो पहले लिखा होता है ये धनायन होता है, उसके बाद में जो लिखा होता है ऋणायन होता है। तो इसका नामकरण करेंगे टेट्रा एमीन कॉपर, और इसका नामकरण करेंगे टेट्रा क्लोराइडो या टेट्रा क्लोरोक्यूप्रेट। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव में धातु होती है उसके नाम के पीछे एट शब्द आता है। जैसे हमने इसको क्यूप्रेट बना दिया, क्यूप्रेट सेकंड, CrNH3 COC2O4 की थ्राइस, तो आएगा हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड, ट्राईऑक्सीडेटो कोबाल्टेट थर्ड। उसके बाद PTNH3 की 4 PDCl4, टेट्रामीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोरोप्लेडिएट सेकंड। तो इस प्रकार से इनके नामकरण हो जाएंगे। संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती। जैसे K4FeCl6 को टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड नहीं कहते, वरन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड ही कहते हैं। इसी प्रकार CONH3 को हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड नहीं कहते, ट्राइक्लोराइड ही कहते हैं। तो इसको ट्राइक्लोराइड कहेंगे। बाद में जो लिखा होता है इसको ट्राइक्लोराइड कहेंगे। जो यहाँ पर पहले है इनकी संख्या नहीं लिखेंगे हम एक्चुअली इसको क्लोराइड कहेंगे। मतलब जो पहले और बाद में लिखे रहते हैं, इस बॉक्स के पहले और बाद में लिखे जाएंगे, उनका एज इट इज नाम लिखते हुए उनकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे इसको हम टेट्रा पोटेशियम की बजाय पोटेशियम कहेंगे, और इसको हम टेट्राक्लोराइड की बजाय क्लोराइड ही कहेंगे। उसके बाद है द्विकेंद्रीय या बहुल केंद्रीय संकुल यौगिकों का नामकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। द्विकेंद्रीय बहुल केंद्रीय का मतलब जिसमें एक से ज्यादा केंद्र हो। हाँ जी, सेतुबंध युक्त यौगिक है। एक बार हम वापस देखते हैं कि आज हमने किस किस चीजों के बारे में स्टडी की है। देखो, सबसे पहले हमने बात की किलेट के बारे में। किलेटीकरण क्या होता है, चक्रीय संरचना का निर्माण करना किलेटीकरण कहलाता है। और किस प्रकार से इसमें मल्टीडेंटेड पॉलीडेंटेड प्रकार के लिगेंड्स वगैरह पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किलेट क्या होता है, NATA के साथ किस प्रकार से संपर्क बनाता है, उस चीज़ के बारे में हमने स्टडी कर ली। किस प्रकार से एसिटिल एसिटेन किलेट में अनुनाद का निर्माण करेगा, किस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी, उसके बारे में हमने स्टडी की है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये किलेट किसके लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल में पाया जाएगा, हेमोग्लोबिन में पाया जाएगा, विटामिन B12 में पाया जाएगा। उसके बाद उपसर्जक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होगा, सामान्य लवणों में किस प्रकार से, पहले धनायन का फिर ऋणायन का, नेगेटिव में किस प्रकार से होगा। लिगैंड को लिखते समय हम ABCD का ध्यान रखेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का उनमें आवेश हो। अगर दो लिगैंड ऐसे हैं जिसमें पहले से डाई शब्द का यूज किया हुआ है तो उसके लिए बिस, और अगर यूज नहीं किया हुआ तो उसके लिए हम डाई का यूज करेंगे। उसके बाद में हमने अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स के बारे में बात की कि कई प्रकार के इसमें लिगैंड होते हैं, और कुछ लिगैंड के नामकरण में अभी हमने बात की कि जो नेगेटिव होते हैं उसके नाम में वो आ जाता है, जैसे क्लोरो या क्लोराइडो। जो हाइड्रोकार्बन है उसके ऋणायन वैसे लिखे जाते हैं। उदासीन लिगैंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, और कुछ लिगैंड के विशेष नाम होते हैं, जैसे जो H2O है उसको एक्वा कहते हैं, और NH3 को अमोनिया नहीं कहते, एमीन कहते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे नेगेटिव प्रकार के जो लिगैंड हैं उन नेगेटिव प्रकार के लिगैंड्स के बारे में बात की कि कौन कौन से नेगेटिव प्रकार के लिगैंड हैं। नेगेटिव प्रकार के लिगैंड के नामकरण, नाम क्या है, उनके बारे में बात की। फिर हमने 10 उदासीन लिगैंड के बारे में बात की, उनके नाम के बारे में बात की। फिर हमने 4 धनायनी लिगैंड के बारे में बात की, आपको हमेशा याद होने चाहिए कौन कौन से 4 हैं। उसके बाद जो नेगेटिव है एसिटिल एसिटोनेटो, एसिटिल एसिटोन को एसिटिल एसिटोनेटो के रूप में लिखा जाता है। फिर हमने बात की कि कार्बनिक जो लिगैंड होते हैं उनको एब्रिविएशन के रूप में लिखा जाता है फॉर्मूला लिखते समय, जैसे ACAC को एसिटिल एसिटोन कहते हैं, CP को साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हैं, एसिटिल AC होता है, ब्यूटिल BU होता है, फेनिल PH होता है, पिरिडीन PY होता है, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से इसके नामकरण होंगे। उसके बाद में जो हमने बात की है यूरिया के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में हमने बात की है कार्बनिक लिगैंड तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनायनों के सल्फर सेलेनियम के व्युत्पन्न को कोष्टक में लिखा जाता है। दोहरे तंतु लिगैंड में किसके साथ जुड़ा है उसको प्रदर्शित करने के लिए जिसके साथ वो जुड़ा है उसके पहले कापा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से बाकी जो लिगैंड्स हैं उनके नामकरण भी हमने यहाँ पर किए हैं। अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के नामकरण, धनायन ऋणायन और संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायन ऋणायनों की संख्या को हम नहीं लिखते हैं, केवल उनके एलिमेंट जो भी नाम होते हैं उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो आज हमने
संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में बात की। अब हम एक से ज़्यादा केंद्र वाले जो संकुल यौगिक हैं उनके नामकरण के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।